आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खरगे बोले, नेपाल में लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए सरकार। मोहन भागवत के अमेरिकी दौरे पर बोले संजय राउत, कहा उन्हें भारत के गंभीर मुद्दों पर बात करनी चाहिए। नेपाल की मदद के लिए कई देशों ने बढ़ाया हाथ, किसी ने कैश तो किसी ने दे दिया सामान। अखिलेश के स्त्री समृद्धि सम्मान योजना के ऐलान पर ओपी राजभर का तंज, कहा महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन सपा और कांग्रेस। यूपी के कानपुर में विमान हादसा, गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग प्लेन क्रैश, दोनों पायलट की मौत। भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, चीनी और महंगी होनी चाहिए। नेपाल में भूकंप नहीं, ग्लेशियर का टुकड़ा 1200 मीटर नीचे गिरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया डायलॉग में कहा कि खेल की ताकत और हमारे युवाओं की ताकत को मिलाकर देश के निर्माण के बारे में है। पीएम मोदी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सैकड़ों जिलों के कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हर जिले में दुनिया के खेल जगत में अपनी पहचान बनाने की क्षमता है। इस क्षमता को समझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। मैंने भारतीय खेलों के सामने मौजूद चुनौतियों की ओर भी लोगों को ध्यान दिलाया। ऐसी ही एक चुनौती ओलंपिक से जुड़ी है। भारत ओलंपिक में शामिल कई खेलों में हिस्सा नहीं लेता है। दशकों से ऐसा ही होता आ रहा है। जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना, परिवार का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना। साथियों, जब कोई खिलाड़ी सफल होता है तो वो सफलता केवल उसकी नहीं होती, उसकी सफलता से उसके परिवार की पहचान बनती है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिस स्कूल और कॉलेज में वो पढ़ा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके जिले और राज्य की पहचान और मजबूत होती है। यानी दुनिया उस खिलाड़ी के नाम से उस शहर या राज्य को पहचानने लगता है। और जब ऐसी अनेक सफलताओं को लेकर कोई क्षेत्र ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर चमकता है तो दुनिया का उस शहर को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। आज के इस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से हुए जान माल के नुकसान पर गहरा दुख जताया और भारत सरकार से आग्रह किया कि नेपाल में लापता भारतीय नागरिकों का पता लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। खड़गे ने कहा कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से वो हतप्रभ और दुखी हैं तथा इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। नहीं, ये देखिए, हमने ये जो हमारे टूरिस्ट लोग गए थे या बहुत से भगवान के दर्शन को भी गए थे, वो लोग लापता हैं और बहुत से लोग लापता भी है और मर भी गए हैं। इसीलिए हमें तो बहुत बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ऐसे दुख के समय हम सब लोग एक होकर उनकी मदद करना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करता हूं कि वो ऐसे घड़ी में उन लोगों को मदद करें जो लोग लापता है, जो लोग मर गए हैं, जिनका कोई एड्रेस नहीं है, और जो फैमिली के लोग आज परेशान हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए उन्हें पूरी मदद करना चाहिए। मैं इसके लिए खत भी लिख रहा हूं और जिस जिस जगह वो गायब है वो ढूंढ ढूंढ के उनके फैमिलीज को पहुंचाना, वो काम करना चाहिए।
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी दोबारा शुरू करने की तैयारी का विरोध किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर वित्त विभाग की ओर से जारी ई टेंडर को तत्काल वापस लेने की मांग की है। ये ई टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने से संबंधित है। अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दशक से अधिक समय से लॉटरी पर प्रतिबंध लागू रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से प्रस्तावित ऑनलाइन लॉटरी व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। लॉटरी जो पूर्व की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने प्रतिबंध लगाया था, चाहे प्रेम कुमार धूमल जी हों या राजा वीरभद्र सिंह जी हों, दोनों ने इसके खिलाफ थे, क्योंकि प्रदेश के युवाओं को लॉटरी का नशा नहीं लगाना चाहते थे, लत नहीं लगाना चाहते थे। लेकिन आज राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चुनावों में उन्होंने वायदा किया था कि 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे और खटाखट उनके खातों में, महिलाओं के खातों में 1500 रुपए आएगा। वो खटाखट तो खटारा मॉडल बन के इनका रह गया। हिमाचल प्रदेश पे 1,10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। कर्ज जीएसडीपी की रेशो 42% है। प्रति व्यक्ति कर्ज देश में सबसे ज्यादा आज हिमाचल प्रदेश पे है। और हिमाचल की निकम्मी कांग्रेस की सरकार ने सेस और टैक्स बार बार लगाकर गरीब भोली भाली जनता से लगातार पैसा ढोने का काम किया है। आज सवाल ये खड़ा होता है कि लॉटरी ही क्यों, ऐसी मंशा क्यों जिसमें प्रदेश के युवाओं का और प्रदेश की जनता का भविष्य अंधकार में हो जाए। तो जनता का पैसा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका दौरे पर शिवसेना यूटी सांसद संजय राउत ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत न्यूयॉर्क जा रहे हैं, उन्हें निमंत्रण मिला है। भारत की तरह अमेरिका भी एक लोकतंत्र, वहां का लोकतांत्रिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। वहां पर आज भी बोलने की आज़ादी की बहुत अहमियत है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में तानाशाही चल रही है। इसलिए मुझे यकीन है कि न्यूयॉर्क में जाकर मोहन भागवत इन मुद्दों पर बात करेंगे। मुझे लगता है कि वो भारत में तानाशाही बोलने की आज़ादी को दबाने और देश के विपक्ष पर हो रहे हमलों के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघचालक मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उनको इनविटेशन है अमेरिका से। अमेरिका भी एक हिंदुस्तान की तरह एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। मजबूत डेमोक्रेसी आज भी वहाँ है। वहाँ आज भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत मान्यता है। चाहे हिंदुस्तान में नहीं है, ये सब खत्म हो गया। हिंदुस्तान में तानाशाही चल रही है। तो मुझे विश्वास है कि मोहनराव भागवत जी न्यूयॉर्क में जाकर हिंदुस्तान में जो तानाशाही चल रही है, हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सभी बातों पर देश के अपोजिशन, उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उस बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर बात करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। देश में जंतर मंतर पर, देश की राजधानी में युवाओं के ऊपर जिस प्रकार से पैलेट गन चलाए गए, वो भी एक मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। टीयर गैस चलाए बच्चों के ऊपर, अमानवीय तरीके से, हाँ, लाठियों को किले मारकर मार दिया। छोटी छोटी बच्चियाँ थी, उनके साथ बहुत ही अश्लील हरकतें की गई पुलिस ऑफिसर की तरफ से। ये सभी मुद्दों पर अगर न्यूयॉर्क में जाकर मिस्टर भागवत आरएसएस चीफ बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, तो पूरा विश्व उनकी बात सुनेगा। लोकतंत्र में सभी को बात करने का अधिकार है और न्यूयॉर्क के मेयर साहब ने देखिए ये बात समझनी चाहिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछिए भागवत साहब को देश के बारे में, ये देश में क्या चल रहा है। ये तानाशाही जो देश में चल रही है दो नेताओं की, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेपाल में आई बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मची हुई है। अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग लापता हैं। नेपाल को संकट से बाहर निकालने के लिए दुनिया के कई देश आगे आए हैं। भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजी है। इसमें दवाई भी शामिल हैं। वहीं कुछ देशों ने आर्थिक मदद करने और कैश भेजा है। भारत ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए बुधवार को पहली फ्लाइट भेजी थी। विदेश मंत्री
मंत्री एस जयशंकर ने आज बताया कि दूसरी फ्लाइट भी जा चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नेपाल के लिए 37.5 टन HADR सामग्री, दवाएं और खाने के पैकेट से लेकर दूसरी उड़ान अभी उड़ान भरी है। भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। हम राहत कार्यों में अपना पूरा सहयोग जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली है। जनता के लिए वादों का पिटारा भी खुलने लगा है। सीएम योगी ने मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए आजीवन बस में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। इस ऐलान के ठीक एक दिन के बाद अखिलेश यादव ने स्त्री समृद्धि सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40,000 देने की घोषणा कर डाली। अब सपा के मुखिया के इस वादे पर योगी सरकार में मंत्री OP राजभर की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री थे, 5 साल में उनको अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, महिला और नौजवान नहीं दिखाई दिया। आज जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आधी आबादी महिलाओं की है, जब उन्होंने ऐलान किया कि हम महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, ये दिमाग में किसी को समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। उनका उद्देश्य था कि हर महिला को साल भर में 1 लाख रुपया कमाने के लिए हम रोजगार देंगे। उसी कड़ी में आपने देखा कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे बिहार हो, अब यूपी का चुनाव है, तो जो वादा उन्होंने किया है उस वादे के तहत महिलाओं के खाते में, भाई रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए ना, बिना पैसे में रोजगार होगा, तो महिलाओं को रोजगार करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। और महिलाओं को जो सुविधाएं चाहिए, आपने महसूस किया और कल देखा भी कि 60 साल के से लेकर के आजीवन परिवहन में निःशुल्क यात्रा, 27, 28, 29 3 दिन महिलाओं को रक्षाबंधन के अवसर पर पूरी छूट है। तो ये सुविधा महिलाओं को इस नाते दी जा रही है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया है कि हम इनको लखपति दीदी बनाएंगे, तो उनको रोजगार करने के लिए पैसा चाहिए, तो सरकार फैसला किया है कि उनके खाते में भेज करके उनको रोजगार की व्यवस्था हम कराएं। तो ये बात पसंद नहीं आ रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। इस नाते कि अभी आपने देखा लोकसभा सत्र चल रहा था, तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। महिला बिल का विरोध किसने किया? ये अखिलेश जी की समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका निभाओ, हम नहीं कह रहे कि मत निभाओ, लेकिन जहां आधी आबादी के लोगों के अधिकार की बात हो तो आप विरोध करते हो कि नहीं, महिलाओं का आरक्षण हम लागू नहीं होने देंगे। खुला है, आपने सदन नहीं चला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। गंगा बैराज के पास ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये हादसा गंगा बैराज के पास नत्थापुरवा गांव में हुआ है। ट्विन इंजन ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट क्रैश होकर खेत में जा गिरा। प्लेन के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद मौके पर भारी मात्रा में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक पायलट सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, जबकि को पायलट अभिषेक कर्नाटका के रहने वाले हैं। हादसा करीब 11:50 पर हुआ था। प्लेन 4 सीटर था। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नेपाल और तिब्बत क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ का असर भारत तक पहुंच सकता है। हालांकि गंडक नदी में पानी का बहाव कम हुआ है और तत्काल किसी बड़े दबाव की स्थिति नहीं है। संजय झा ने कहा कि जिस क्षेत्र में बाढ़ आई है वो बिहार से करीब 200 से 250 किलोमीटर दूर है। नेपाल के तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में पानी आने के बाद हालात बिगड़े हैं। उनके मुताबिक अभी जानकारी मिलने के बाद अनुसार पानी का बहाव काफी कम हो गया है। नहीं, अभी तो जो बाढ़ आया वो बिहार से 200-250 किलोमीटर दूर आया है, नेपाल के भी तिब्बत साइड में आया है, और जो अभी तक की जानकारी है पानी का फ्लो काफी कम हो गया है, तो उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की बात तो है ही। अभी 1 लाख क्यूसेक से नीचे पानी आ गया है गंडक, तो अलर्ट रहने की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, ये सब एक मैसेज है, अब इंडिया और नेपाल को ज्वाइंट ये जो फ्लड मैनेजमेंट का प्लान करना चाहिए। हम लोग बोलते रहे, चाहे वो हाई डैम बनना हो नेपाल में या और कोई तरीका हो, उस सेग्रीगेट होके नहीं देख सकते।
क्योंकि पानी आया तिब्बत चाइना में, अब पूरा नेपाल का एरिया बह गया, कुछ नेपाल में आएगा तो इंडिया को प्रॉब्लम हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सोचना चाहिए जो हम लोग बोल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो इशू है वो है जब नदी में जो कैरिंग कैपेसिटी पानी का कम हो गया है गाद को लेकर, जो पूरा जो गंगा का में जो नदी मिलता है, गंडक हो, कोसी हो, कमला हो, बागमती हो, सब में कैरिंग कैपेसिटी कम है, गंगा में कैरिंग कैपेसिटी कम है। तो उसके लिए जो सिल्ट पॉलिसी आया है उसका रास्ता निकलना चाहिए, जो पानी का फ्लो फास्ट निकल जाए। इसमें चीज माने ये सब एक सिग्नल भी है कि फ्यूचर में आप इंटीग्रेटेड प्लान करके नहीं करते हैं तो आप खुद जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, जब इस टाइप का अब ग्लेशियर पूरा फट गया, तो इस टाइप का जब कभी कभी आप देखिएगा कि नेपाल में या हम लोग के यहाँ भी एक सर्टेन एरिया में कुछ ही देर में इतना बारिश हो जाता है, उसको जो फ्लैश फ्लड में आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। और जो आईएमडी है वो भी शायद इन चीजों। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज पूरे परिवार के साथ दिल्ली रवाना हो गए। रक्षाबंधन को लेकर लालू प्रसाद यादव के साथ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, राज्यसभा सांसद मीसा भारती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी दिल्ली गए हैं। पटना से दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने नेपाल में आई जल प्रलय को लेकर चिंता जताई है और बिहार में संभावित खतरे को लेकर सतर्क रहने की बात कही है। एकदम जरूरत है, अलर्ट पे रहने की जरूरत है। और आप जान रहे हैं कि बिहार में बाढ़ का जो हर साल आने की संभावना होती है वो नेपाल की वजह से ज्यादा बढ़ती है। और इसलिए अभी तक जो भी मौजूदा सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो, लगातार तीसरा टर्म उनका हो रहा हो मोदी जी का, बिहार में लगभग 20 साल से भी ज्यादा उन एनडीए की सरकार है, लेकिन अब तक परमानेंट सॉल्यूशन जो है इन लोगों ने नहीं निकाला है। और इतने सालों बाद भी अब तक एक भी बैठक आप लोगों ने सीरियस बैठक नहीं देखा होगा कि केंद्र सरकार ने नेपाल से या बिहार सरकार से जो है या साथ बैठ करके बैठक कर रहे हो। एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। पूरा उत्तर बिहार जो है वो डूब जाता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भाई गंभीर होकर के इसको सोल्यूशन निकाला जाए। मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री और भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चीनी बड़ों के लिए महंगी और बच्चों के लिए सस्ती होनी चाहिए। विजयवर्गीय ने इसके पीछे तर्क दिया है कि चीनी बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि 40 साल से अधिक उम्र के लोग चीनी खाना पूरी तरह से बंद कर दें। दरअसल त्योहारों से पहले जरूरी चीजों के महंगे होने की चिंता लोगों में बढ़ रही है। इस बीच विजयवर्गीय के बयान से राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। मैंने बताया ना कि कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी देखते भी नहीं है। इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजन जी भी नहीं देखते। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। बच्चों के लिए खाली कंट्रोल में बढ़िया सस्ते मिल जाए, बाकी बुजुर्गों को तो दे रहे 40 के ऊपर शक्कर खाना है। डॉक्टर अच्छा नहीं बना, आयुर्वेद तो बिल्कुल अच्छा नहीं बना। एक बार गुड़ खा लो पर शक्कर नहीं। नेपाल में आई अचानक भीषण बाढ़ से तबाही मची हुई है। इस जल प्रलय की वजह से इमारतें, गांव के गांव, सड़कें, पुल सभी पूरी तरह से बह गए हैं। इस बाढ़ से 165 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। एक्सपर्ट के मुताबिक नेपाल में आई बाढ़ की वजह से भूकंप नहीं बल्कि ग्लेशियर का ऊंचाई से गिरना है। हालांकि चीन ने ग्लेशियर के टूटने के लिए नेपाल की तरफ भूकंप को जिम्मेदार ठहराया है। नेपाल में चीन के राजदूत झांग माओइंग ने रसवस में आई भीषण बाढ़ पर नेपाल के चैनल से बात की। उन्होंने कहा कि कठिन समय में हम नेपाल के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दे इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।